रिसेंटली यूएस में सैन फ्रांसिस्को में एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन एपेक की समिट चल रही थी। तो वहां पर मिस्टर जी गए, यानी कि शी जिनपिंग वाज इन यूएसए। उसके साइडलाइन पर अलग से मीटिंग होती है शी जिनपिंग एंड यूएस प्रेसिडेंट मिस्टर बाइडेन की। इस मीटिंग से ठीक एक दिन पहले, एक सेकंड, मेरी आवाज वापस आ रही है। तो उस मीटिंग से केवल एक दिन पहले इस यूएस और चाइना के रिलेशंस को रिव्यू करने के लिए बनी एक कमेटी ने कहा केवल एक मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, subsequent meetings जरूरी होंगी regarding the kind of tensions which US and China are having in their relations। अब क्या टेंशन है, इस मीटिंग में क्या हुआ, जरा इसका एनालिसिस हम कर लेते हैं। तो एपेक की साइडलाइन पे मिल रहे हैं। अब क्या क्या मुद्दे थे इसमें, मिलिट्री इंटेलिजेंस, फेनेटिल का इशू, क्या क्या है इशू, सारे इशू हम बात करने वाले हैं। ओवरव्यू क्या है चाइना यूएस के रिलेशन का। सटीक होगा कि अगर हम शुरुआत करें अमेरिका के पॉलिटिकल साइंटिस्ट मिस्टर जोसेफ ने के एक स्टेटमेंट से। उनका कहना है कि यूएस और चाइना की जो रिलेशनशिप है ना, वो कोऑपरेटिव राइवलरी आप कह सकते हैं। तो अपने आंसर में आप लिखिएगा कोऑपरेटिव राइवलरी। इसका मतलब क्या है, मतलब इस तरीके से है कि आपको पता है कि कोई आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, पहले भी नुकसान पहुंचाया है, अभी भी नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। यानी कि कोऑपरेशन भी बना हुआ है और राइवलरी भी बनी हुई है। क्या गजब तरह की रिलेशनशिप है। तो ऐसी रिलेशनशिप है, मतलब यूएस को पता है चाइना मेरी हेजेमनी के लिए खतरा है, लेकिन चाइना को पूरी तरह कट ऑफ नहीं कर सकती क्योंकि चाइना से फायदा भी हो रहा है। चाइना को भी पता है यूएस मुझे काउंटर करने के लिए अलग अलग ग्रुप्स बना रहा है, क्वाड, ऑकस एटसेट्रा, लेकिन फिर भी पूरी तरह अलग नहीं कर सकते। ऐसी रिलेशनशिप। मर्शाइमर एक और पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, उन्होंने एक बात कही कि यूएस से आपको खतरा यूएसएसआर से नहीं है। ये उस समय की बात है जब वो यूएसएसआर और उसके बाद रशिया को ही अपने लिए मेजर राइवल मानता था। मर्शाइमर ने कहा गफलत में हो यार तुम, यू हैव मेजर थ्रेट फ्रॉम चाइना। ये वो समय था कि जब चाइना was the one nation which was getting maximum benefit out of the economic system at international level which was actually made by USA। तो एक तरीके से मान लीजिए कि चाइना को बढ़ाने में यूएसए पुरजोर कोशिश कर रहा था, स्टार्टिंग फ्रॉम निक्सन विजिट इन 1970s, जब से निक्सन ने कहा था कि दिस विजिट इज गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड। अब ये अमेरिका के लिए ही जो तारे हैं उसको चेंज कर रही है फिलहाल वो विजिट जो हुई थी, क्योंकि चाइना इतना ताकतवर हो गया है। चाइना का कहना है कि देखो हमें यूएसएसआर मत समझना, कारण यूएसएसआर की इकोनॉमी अपने आप में अलग थी, वो इतनी इंटरडिपेंडेंट नहीं थी यूएसए के साथ, लेकिन आप हमारे साथ अंतर्निर्भरता रखते हैं, अगर हम डूबेंगे तो आपको भी ले डूबेंगे, सीधी बात यह है। P2P देखिए, करीब 5.4 मिलियन के आसपास ऐसी चाइनीज पॉपुलेशन है जो कहां रहती है, यूएसए में रहती है। 3 लाख के आसपास तो स्टूडेंट्स हैं, मतलब समझ रहे 54 लाख लोग चाइनीज यूएसए में रहते हैं, वहां के डायस्पोरा हैं चाइना के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मीटिंग अभी क्यों इतनी ज्यादा चर्चा में है, इतना हाइप क्यों है, क्योंकि इस मीटिंग में कुछ ऐसा हुआ है, इस मीटिंग के बाद भी कुछ ऐसा हुआ है। तो इस मीटिंग की पहले ऐसा क्या हुआ, देखिए चाइना की जो इकोनॉमी है वो चल रही है 5% की ग्रोथ रेट से। ये वही इकोनॉमी है जो एक समय पर प्राउडली कहती थी अरे डबल डिजिट ग्रोथ रेट है हमारी, इंडिया आपका क्या है, ओहो 7-8%, हमें डबल डिजिट। लेकिन आज ये 5% पे और अगले साल ये 4.5% पे जाने की ऐसा इसका सिचुएशन बन रही है। तो अगर इतना डाउन होगा तो मुझे बताइए मिस्टर शी जिनपिंग वो मुश्किल में आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे। तो ऐसे में उनकी पॉलिटिकल अथॉरिटी पे भी सवाल उठने लगेंगे। अब आप कहेंगे इससे यूएसए का क्या लेना देना, बिल्कुल लेना देना है भाई। कारण यूएसए के जो ट्रेड नॉर्म्स हैं, सैंक्शंस हैं, कुछ ऐसे लगाम हैं जिसके बारे में आपको बताऊंगा विद एग्जांपल, तो उसकी वजह से चाइना की इकोनॉमी को हो रहा है लॉस। तो ऐसे में अगर इसको रिवाइव करनी है तो मिस्टर बाइडेन के साथ कुछ तो कोऑपरेशन दिखानी पड़ेगी। फिर आप कहेंगे सर मीटिंग तो तब होती है सक्सेसफुल जब दोनों की इच्छा हो, तो बाइडेन की भी इच्छा है। आप कहेंगे यूएसए की क्यों इच्छा है, यूएसए की इच्छा यह है मिस्टर बाइडेन को पता है कि चुनाव होने वाले हैं 2024 में, राइट। तो वो नहीं चाहते कि अपने समय में दो बवाल वो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देख चुके हैं, दो इश्यूज वी हैव सीन, रशिया यूक्रेन क्राइसिस एंड नाउ वी आर सीइंग इजराइल एंड हमास का कॉन्फ्लिक्ट। और जब आप अपने आप को कहते हो कि आप हेजेमोनी रखते हैं, आप सुपर पावर हैं, तो किस बात के सुपर पावर हैं आप अगर आपके रहते हुए ये कॉन्फ्लिक्ट वर्ल्ड के इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहे हैं। आपने कहा रशिया पर सैंक्शन लगाएंगे, रशिया यूक्रेन वॉर खत्म हो जाएगा, रशिया की इकोनॉमी त्रस्त हो जाएगी। कहां त्रस्त हो गई वहां रशिया की इकोनॉमी, यहां इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। हमास ने 5,000
रॉकेट दाग दिए इजराइल पे, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी को ना पता हो? ऐसा हो सकता है क्या? कुछ तो कोलावेरी यहाँ पर है। एक तरफ आप कह रहे थे कि यहाँ पर मिडिल ईस्ट को एक अल्टरनेटिव रूट बनाएंगे, आईमैक आएगा, G20 में खुश होकर गए हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि यूएसए जैसा देश जो इतने बड़े प्लान की बात कर रहा था कि यहाँ पर स्टेबिलिटी हो जाएगी और हम जो है सऊदी और इजराइल और इन सब में पीस स्टैब्लिश कर देंगे, नाउ योर प्लान्स आर गोइंग इनटू द फ्लश, ऐसा कैसे हो रहा है? तो यानी कि आपकी हेजेमनी पर सवाल हो रहा है। तो क्या क्या और तीसरा भी कॉन्फ्लिक्ट आप बर्दाश्त कर सकते हैं? एक और बट्टा लग जाएगा आपकी साख पर। वो तीसरा कॉन्फ्लिक्ट क्या हो सकता है? ताइवान में होने वाले जनवरी में इलेक्शन, और इससे पहले शी जिनपिंग बार बार मंशा दिखा चुके हैं। चाइनीज पॉपुलेशन का सर्वे भी कहता है कि उनका भी कहना है कि ताइवान को फुल्ली मिला लीजिए ना, क्यों इसको यूएसए को और जापान को और अदर देशों को आप लेवरेज दे रहे हैं? तो अगर ऐसे में पूरी तरह विलय करने के लिए वो मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो ये अनदर काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बन जाएगा, क्योंकि यूएसए जो है ताइवान को आश्वासन देता रहा है कि अरे आपकी आज़ादी, मतलब हम पीछे खड़े हैं ना आपके। तो कहने का मतलब है यहाँ पर यूएस को भी ज़रूरी है अपनी साख के लिए शी जिनपिंग के साथ कोऑर्डिनेट करना, मॉडरेट करना चीज़ों को, जिससे कि स्टेबिलिटी बनी रहे। अब इस मीटिंग में ये सारे पॉइंट्स डिस्कस हुए। पॉजिटिव कंक्लूजन भी था, हालांकि पॉजिटिव कंक्लूजन करके आ गए, लेकिन उसके बाद बाइडेन ने कह दिया शी जिनपिंग इज अ डिक्टेटर बोल दिया फिर उसके बाद। अब खैर चाइना की तरफ से तल्ख प्रतिक्रिया है कि यह डिक्टेटर नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उनका कहना है कि देखो हमारे और आपके पॉलिटिकल सिस्टम अलग है, डिक्टेटरशिप को डिक्टेटरशिप नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। खैर शुरुआत होती है वार्ता मिडिल ईस्ट को लेकर। अब आप सोचेंगे कि यार मिडिल ईस्ट में तो यूएसए का सबसे बड़ा स्टेक रहा है, ये मिडिल ईस्ट है, यहाँ पर चाइना से बातचीत क्यों करनी? अरे चाइना ने यहाँ पर अपना से बढ़ा लिया है। ईरान के साथ चाइना के रिलेशंस यूएसए से बहुत अच्छे हैं, राइट? तो आप खुद ही सोचिए, अगर इजराइल वर्सेस हमास हो रहा है और हमास को हथियार और पैसे की सप्लाई ईरान से होनी है, ये रहा ईरान, तो आप खुद ही सोचिए अगर ईरान ज़्यादा करीब है चाइना के तो मिस्टर बाइडेन क्या कहेंगे कि भाई ईरान को समझा लो आप। तो मिस्टर शी जिनपिंग के साथ जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर वैंग यी, वो भी बैठे थे जस्ट बराबर में। तो उन्होंने कहा कि ये स्टॉक्स आर ऑन, मतलब हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसको रिजॉल्व करेंगे कि ये मामला ज़्यादा एस्केलेट ना हो। लेकिन फिर मिस्टर बाइडेन ने कहा कि ज़रा हमास को ज़रा ये सोच लेना, आप हमास के लिए एक्सेप्शन मत मांगना। हमास ने अटैक किया है इजराइल पर, इतनी बड़ी मात्रा में लोग गए हैं, तो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको पैलेस्टाइन इशू से जोड़कर मत देखना। इस बात पर शी जिनपिंग चुप, वैंग यी चुप। देखते हैं अब आगे वो क्या करते हैं। ताइवान का मुद्दा डिस्कस होता है। ताइवान में नेक्स्ट अब इलेक्शन होने वाले हैं, ये मुद्दा शुरू किया मिस्टर शी जिनपिंग ने। उनकी तरफ से आया कि देखो ताइवान के लिए जो आप इंडिपेंडेंस कहते रहते हो, ज़रा अपने उस कमिटमेंट को आप रिव्यू कर लो, क्योंकि ताइवान हमारा भाग है। वन चाइना पॉलिसी के तहत ताइवान चाइना का भाग है, तो यूएस शुड रिव्यू एंड रेस्पेक्ट द कमिटमेंट्स अलोंग इट। तो हम तो पीसफुल रीयूनिफिकेशन करने ही वाले हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो मिलिट्री भी हो सकता है। हालांकि ऑफिशियल मीटिंग्स में आप डायरेक्टली ऐसे कन्फ्रंटेशन नहीं करते, आप केवल इस तरीके से कहते हैं कि देखो भाई पीसफुल रियूनिफिकेशन करेंगे लेकिन मिलिट्री ऑप्शन नहीं यूज करेंगे, ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, बट डिड नॉट रूल आउट फोर्स। अब यूएस का कमिटमेंट है, अगर ताइवान के लिए इतना खर्चा भी यूएस करता है तो यूएस को सोचना पड़ेगा यहाँ पर ताइवान के इलेक्शन में कोई ज़्यादा दिक्कत ना हो, ये यूएस ने उनसे कहा है। तो इस पर अभी क्या हो सकता है? देखिए चाइना जिस तरीके से इस समय वर्ल्ड पॉलिटिक्स को देख रहा है, तो ऐसा नहीं लगता कि आने वाले 3 महीने में 4 महीने में वो इसको फोर्सफुली ले, मिलिट्री एक्शन ले, क्योंकि ऑलरेडी आपको बताया इकोनॉमिक सैंक्शंस। कुछ एनालिस्ट का कहना है यही तो मौका है चाइना के पास। जब यूएस एनग्रोस्ड है यूक्रेन में, यूएस एनग्रोस्ड साथ में इजराइल के साथ है, जब उसके एनर्जी उसका पैसा 2 जगह लगा हुआ है, यही तो मौका है तीसरा फ्रंट खोलने का चाइना के लिए। अगर वो वहां से फ्री हो गया तो फोकस ताइवान पे कर सकता है। ताइवान का अगर भविष्य तय करना है तो 3-4 महीने में कर दो, ऐसा कुछ चाइनीज एनालिस्ट का कहना है। बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा नहीं होगा, चाइना ऐसा रिस्क नहीं लेगा। अब जो कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है या होना चाहिए, चाइनीज एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि देखो मिलिट्री एक्शन जो है ना वो बेस्ट तरीका है अथॉरिटी अगर क्राइसिस में हो तो लोगों को अपने फेवर में लेने का। यानी कि अगर लोग बार बार चिल्ला रहे हो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है जी, जॉब्स जा रही हैं जी, ताइवान को मिला लो साथ में, वॉर कर दो। तो ऐसे में देश युद्ध पर है, तो देश की पड़ी है तुम्हें इन्फ्लेशन की पड़ी है,
जॉब की पड़ी है, देश पहले है जी। तो ऐसे में दिस हाइपर नेशनलिज्म कैन बी यूज्ड बाय मिस्टर शी जिनपिंग टू एक्चुअली फर्दर हिज कंट्रोल, मतलब कंट्रोल को बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा सकता है। दिस इज ऑल्सो देयर सेइंग। पॉजिटिव कंक्लूजन, जैसे ही मीटिंग से निकले उन्होंने कहा नहीं नहीं बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, बट द पॉइंट इज लास्ट में जाकर उन्होंने डिक्टेटर कह दिया। लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है मूवी, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। अब यहाँ पर इससे पहले यूएस बार बार एक वर्ड यूज कर रहा था, डीकपलिंग। डीकपलिंग का मतलब होता है कि चाइना पर जो अपनी डिपेंडेंस है उसको यूएस घटा रहा है। क्या ऐसा कर रहा है? जी हाँ कर रहा है। लेकिन डीकपलिंग का मतलब होता है कि पूरी तरह डिपेंडेंस को हटा दो। तो पूरी तरह डिपेंडेंस करना, हटाना ये तो अभी संभव नहीं लग रहा। प्लस दे आर सेइंग नो डीकपलिंग। नो डीकपलिंग एक तरीके से एश्योरेंस है चाइना को कि देखो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यानी कि पूरी तरह डीकपलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि यूएस और चाइना दोनों की इकोनॉमी पर इसका इंपैक्ट हो सकता है। इसके बाद जो बड़ा मुद्दा था इस मीटिंग का वो था फेनेटिल प्रोडक्शन। ये क्या था फेनेटिल प्रोडक्शन? फेनेटिल जो है एक बेसिकली ड्रग है। ये मॉर्फिन जो होता है ना, पेन रिलीवर की तरह इस्तेमाल करते हैं, ओपियोइड होता है, ओपियम से निकलती है, ये उससे भी ज्यादा इंपैक्टफुल होती है। लेकिन हो क्या रहा है कि कई सारी चाइनीज फार्मा कंपनीज इसका प्रोडक्शन करके सेल कर रही हैं यूएसए में, तो वहां से नशा बेसिकली बहुत ज़्यादा फैल रहा है। कितने मतलब अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर गेटिंग डाइड ड्यू टू दिस ड्रग एडिक्शन। तो ऐसे यूएस का कहना है कि ये चाइना की जो फैक्ट्रीज हैं ये लेबलिंग में गलत करके अपनी प्रोडक्शन, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए ये यूएस के यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। कुल मिलाकर बात ये है, ड्रग फैला रहे हैं। अगर कुछ लोगों ने, कुछ याद आ रहा है आपको हिस्ट्री में, याद आ रहा है कुछ कि एक समय पर ब्रिटिश ने ओपियम फैलाया था चाइना में? याद आ रहा है कुछ? ओपियम वॉर्स, ब्रिटिशर्स और ये वेस्टर्न पावर्स जो हैं, उस समय यूएसए तो एक देश ऐसा था नहीं, वो तो खुद कॉलोनी की तरह होते थे। बट द पॉइंट इज, एक समय ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने नशा फैलाया था चाइना में, उन्हें कमजोर करने के लिए आज वो चाइना फेनेटिल बना रहा है और यहाँ पर बर्बादी फैला रहा है। खैर, अब चाइनीज का क्या कहना है इस पर? चाइनीज का कहना यह है कि देखो भाई, अगर आपको लगता है ऐसा हो रहा है तो ये समझो कि ये क्लिनिकल पर्पस के लिए हमारी कंपनीज बेच रही हैं। अपने डॉक्टर्स पे कंट्रोल करो ना। कितनी जगह तो पाया गया कि आपके डॉक्टर्स जो हैं ज्यादा प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, अब उसका इस्तेमाल फिर हो रहा है इस वजह से। जो इलिसिट जो ड्रग्स हैं वो आ कैसे रही हैं, आप उस पर और ज्यादा चेक करो। साथ में जो हमारी कंपनीज हैं, हम जिनकी लिस्टिंग आपने हमें दी, हम भी उन पर एक्शन लेंगे। दैट इज वॉट दे आर सेइंग। साथ में वो कह रहे हैं कि इससे अच्छा है कि मतलब ये तो हम करेंगे, लेकिन पूरा दोष आप चाइना पर मत दो। आप ड्रग डी एडिक्शन सेंटर खोलो, हार्म रिडक्शन स्ट्रेटजीज अपनाओ, जिससे कि नुकसान कम से कम हो सके। अब आप कहेंगे मिलिट्री कम्युनिकेशन वाला क्या मुद्दा था? देखिए, मुद्दा कनेक्टेड है ताइवान से। याद होगा आपको, अगस्त 2022 में जो मिस पेलोसी हैं, हाउस स्पीकर यूएस, वो आई थी ताइवान में, और उनको सपोर्ट देते हुए कौन आ रहा था? उनको कवर दे रहा था यूएस का समुद्री बेड़ा, यानी कि नेवी। तो यूएस नेवी वाज गिविंग कवर। अब ताइवान यूएस की ताइवान मतलब चाइना इज लाइक यार ये तो हमारी टेरिटरी और यूएस यहाँ पर आ रहा है और अपने इतने बड़े डिग्नेटरी को ला रहा है, तो इसका मतलब ये ऑफिशियली भी ट्रीट कर रहा है कि एक सेपरेट नेशन है। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि अच्छा, आपकी मिलिट्री प्रेजेंस जो है ताइवान पर बड़ी है और ताइवान हमारी टेरिटरी है, तो हम आपसे मिलिट्री कम्युनिकेशन ऑफ कर देते हैं। यूएस ने कहा मिलिट्री कम्युनिकेशन ऑफ मत करो। और इस मीटिंग का एक जो हाईलाइट था वो था मिलिट्री कम्युनिकेशन बिटवीन चाइना एंड यूएस इज गोइंग टू रिज्यूम। कई लोगों ने जैसे ही वो एडिटोरियल में पढ़ा या हाईलाइट देखी हेडलाइन में, उन्हें लगा ओहो अब तो रिलेशन जो है अच्छे होने वाले हैं। देखो, यूएस और चाइना कह रहे हैं मिलिट्री जो कम्युनिकेशन है वो अब जो है वो रिज्यूम कर देंगे, ये तो रिलेशन अच्छे हो जाएंगे। फिर इंडिया का क्या होगा? क्योंकि चाइना और यूएस के संबंध अच्छे हो गए तो चाइना को काउंटर करने के लिए यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है। जब इनके संबंध अच्छे हो जाएंगे तो यूएस के लिए इंडिया की इंपॉर्टेंस कम ना हो जाए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लोगों ने ऐसा सोचा, अरे थोड़ा सा इन डिटेल पढ़ो, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाओ तो पता लगेगा। मिलिट्री कम्युनिकेशन रिज्यूम होने का मतलब रिश्ते में कुछ चार चांद लग गए, ये नहीं होता। बल्कि मिलिट्री तो रिज्यूम हो जाना चाहिए था। कारण, क्योंकि मिलिट्री जब आपने कम्युनिकेशन ऑफ कर दिया तो इससे होता क्या है, यूएस ने उस टाइम चाइना को कहा कि ये ऑफ मत करो। कारण कि आपके जो वेसल्स हैं, जैसे नेवल वेसल्स हैं, जब वो इस साउथ चाइना सी में गुजरते हैं और वहां से यूएस के भी वहां पे स्टेक्स हैं, यूएस के वेसल्स भी गुजर रहे हैं, तो ऐसे में हमारी मिलिट्री को इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपका कौन सा वेसल, कौन सा मिलिट्री, जो भी आपके मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, मिलिट्री प्रेजेंस है, वो क्या कर रही है और कैसे वो हमारे लिए खतरा नहीं है, जिससे हम उस पर कोई काउंटर अटैक ना कर दें और सिचुएशन एस्केलेट ना हो जाए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अभी कुछ टाइम पहले एक आपने न्यूज़ पढ़ी होगी कि यूएस ने एक्चुअली चाइना का एक स्पाई बैलून जो है उसको शूट कर दिया था। स्पाई बैलून,
तो चाइना ने कहा ये क्या कर दिया आपने? चाइना ने कहा ये तो हमारा मेट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए बैलून था, ये तो मेट्रोलॉजिकल रिसर्च के लिए हमने भेजा था एटमॉस्फेयर में। तो यूएसए ने कहा देखो, पहले तुम्हें कहा था मिलिट्री कम्युनिकेशन रिज्यूम कर लो, बता दो कुछ कर रहे हो, कैसे रिसर्च पर्पज से है। और फिर यूएस ने कहा देखो हमने गलती नहीं करी, कारण जब हमने शूट करा तो हमने पता लगाया कि इस पे किस किस तरह के डिवाइसेस हैं, हमने भी फोटोज लिए हुए हैं और पता लगा कि इस पे जो डिवाइसेस हैं दे आर नॉट जस्ट फॉर मेट्रोलॉजिकल रिसर्च पर्पस, तो इस वजह से हमने उसको उड़ा दिया। तो ऐसे वाक्य जो हैं अगर वेसल्स पे होने लगे, फाइटर जेट्स पे होने लगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ऐसी दिक्कत ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो, इसके लिए बेहतर होता है कि मिलिट्री कम्युनिकेशन रिज्यूम हो जाए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है रिज्यूम हो रही है, अच्छी बात है। रिलेशंस विद ईयू, आप सबको पता है कि ईयू जो है वो यूएस के जो चाइना के साथ रिलेशंस हैं उसके हिसाब से ही कई बार चलता है चाइना के साथ अपने रिश्तों को लेकर। एग्जांपल देता हूं, यूएसए ने जैसे फॉर एग्जांपल चिप्स एक्ट लाया कि भाई कुछ कैटेगरी ऑफ डिजाइंस ऑफ चिप्स आर नॉट गोइंग टू बी गिवन बाय यूएस कंपनीज टू चाइनीज कंपनीज। अब सेम ऐसा ही जो है यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी करना स्टार्ट कर दिया। तो यानी कि चाइना को अब वो चिप्स अगर नहीं मिलेंगी, चाइना प्रोडक्शन कर रहा है बट जो हाई क्वालिटी डिजाइन है, हाई टेक डिजाइन है, फैब्रिक वो है, वो कैसे कर पाएगा? तो प्रोडक्शन तो तब करोगे ना जब आपके पास एप्लीकेशन डिजाइनिंग वो होगा। तो अब वो नहीं मिलेगा तो जाहिर सी बात है कि चाइना जो प्रोडक्शन कर सकता था चिप्स लगा के उन गुड्स का और जो एक्सपेंड कर सकता था उसके यूटिलिटीज को, वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक एग्जांपल है इस रेस्ट्रिक्शंस का। अब होना क्या चाहिए? तो कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि देखो अल्टीमेटली दुनिया ऑलरेडी दो जगह क्राइसिस देख रही है, तो कॉन्फ्लिक्ट अगर होगा चाइना के साथ तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि अभी भी चाहे इंडिया हो, जापान हो, यूएसए हो या ईयू हो, हमारी कितनी सारी जो सप्लाईज हैं वो चाइना से आती हैं। तो हमें सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव्स पे ध्यान देना चाहिए, यानी कि पहले अपनी डिपेंडेंस को कम करना चाहिए। अगर चाइना से हमें लगातार खतरा है तो डायरेक्ट आप कन्फ्रंटेशन में नहीं जा सकते, धीरे धीरे डिपेंडेंस को कम करो, राइट? अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाओ, अपनी एंगेजमेंट विद अदर नेशंस बढ़ाओ। समय आएगा जब आप के लिए चाइना इतना बड़ा खतरा नहीं होगा, लेकिन सही समय का इंतजार करना जरूरी है। वर्ल्ड की डायरेक्शन जो है यूएस और चाइना इस समय डिसाइड करते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अगर इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा तो अभी तक जो नुकसान हुआ है ना दुनिया को, ट्रेड को, सिक्योरिटी को, ड्यू टू दिस इजराइल हमास और से दिस यूक्रेन रशिया, उससे कई गुना इंपैक्ट जो है दुनिया को झेलना पड़ेगा। नाउ डिस्कस द वेरियस चैलेंजेस इन यूएस चाइना रिलेशंस। मुझे लगता है आज की इस वीडियो से आपको पता लग गया क्या क्या चैलेंजेस है, एक एक हमने पॉइंट्स बता दिए। मिडिल ईस्ट याद आ रहा है, ईरान, फेनेटल, ट्रेड, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस द डायरेक्शन ऑफ द वर्ल्ड, सिक्योरिटी, ट्रेड, राइट? और जब हम ऐसा देते हैं तो कुछ हम इनिशिएटिव्स, कुछ पर्सपेक्टिव्स, कुछ फैक्ट्स इनको भी इसमें डाल देते हैं। तो दिस इज इट फॉर नाउ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।